किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। प्रदेश के किसान एवं बागवान वर्षों से कृषि एवं बागवानी बहुत ही चाव से और बहुत उपयोगिता के साथ कर रहे हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी विभिन्न योजनाएं आपके लिए लेकर आती है। उद्देश्य यही है कि हमारी किसानों की आमदनी को दोगुना बनाया जा सके, किसानों को उनके उत्पाद के वाजिब मूल्य मिल सके और किसान उत्तरोत्तर तरक्की करे। आज भी इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी ही योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के संदर्भ में। और आप किसान बागवानों को इन योजनाओं की जानकारी होना बहुत नितांत आवश्यक है। आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSM एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इन दोनों योजनाओं के बारे में आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे आप इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे बीच बैठे हैं कृषि निदेशालय से कृषि अधिकारी डॉक्टर राकेश ढंजल। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके मन में यही प्रश्न आ रहा है कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ये वास्तव में है क्या? मैं कृषि विभाग की तरफ से सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे समय समय पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें किसान के हित के लिए अनेक योजनाएं लाती है। इसी कड़ी में अक्टूबर 2007 में केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो अक्टूबर 2007 में लाई थी। और शुरुआत में ये योजना बड़े बड़े राज्यों में शुरू की गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2012 से 13 में ये शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था इस योजना का कि उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकें। बहुत सी योजनाएं सरकारें चलाती है और बहुत दिनों से योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है, तो फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि खाद्यान्न भंडारण भी किसी देश की एक जमा पूंजी होती है। जैसे आपने देखा अभी यूरोप में युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो जो देश इनके ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन खाद्यान्न भंडारण के मुख्य उत्पादक देश हैं, तो इस करके उनको अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है कि उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके युद्ध चल रहे हैं और इनके पास। तो हमारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा योजना तो ऐसा कोई खाद्यान्न सुरक्षा की कोई हमारी चिंता की बात नहीं है। तो हमारे खाद्यान्न सुरक्षा बचत पूंजी, जैसे हमारा सूखा हो गया या अकाल पड़ गया या आपने देखा अभी मंडी में त्रासदी आ गई, तो उसको देखते हुए हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें समय समय पे खाद्यान्न भंडारण की योजनाएं चलाती रहती हैं। कोई भी योजना बनाई जाती है उसके पीछे मूल उद्देश्य रहते हैं। बिल्कुल। इस योजना के पीछे भी कुछ उद्देश्य हैं? हाँ बिल्कुल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे मैंने पहले बताया, खाद्यान्न उत्पादन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों ही हमारे को बढ़ाना है। बाकी जो हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता है इसको हमने बढ़ाना है और इसमें हमारे किसानों की आय को बढ़ाना है ताकि किसान हमारे आत्मनिर्भर बन सके। आपने कहा कि खाद्यान्न को बढ़ावा देना है, खाद्यान्न को बढ़ाना है, तो हमारे किसान सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं देश में खाद्यान्न की कमी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देशों में खाद्यान्न की कमी होती रहती है, लेकिन भारत देश में ऐसे खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। इसी को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन को स्थिर रखने के लिए भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चली थी, उसमें जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था उसमें 20 मिलियन टन अतिरिक्त उपज का लक्ष्य रखा था, जिसमें 10 मिलियन टन धान और 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसी को देखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको जारी रखा गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका 20 मिलियन टन से उत्पादन लक्ष्य
25 मिलियन टन भारत सरकार ने कर दिया, जिसमें 10 लाख मिलियन टन हमारा धान का था, 8 मिलियन टन गेहूं का और 4 मिलियन टन दलहन का था और 3 मिलियन टन पोषक अनाजों का था। पोषक अनाजों का जो 12वीं पंचवर्षीय में योजना में उसमें शामिल किया गया, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में पोषक अनाज नहीं थे। इस योजना के अंतर्गत 2012-13 से पोषक अनाज को भी शामिल किया गया। आपने खाद्यान्नों के बारे में जानकारी दी। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इस योजना के लिए बजट का भी कुछ विशेष प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जैसे कोई भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उससे पहले हमारे प्रदेश में जो मुख्य सचिव होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें केंद्र सरकार के भी अधिकारी होते हैं। उसमें इस जो हमारी योजना की विशेष चर्चा होती है, प्रदेश में जो कितने एरिया में चलेगी, कहाँ कहाँ चलेगी, कितना बजट का प्रावधान होगा, उसके अनुसार ही एक खाका तैयार किया जाता है और बजट यहाँ से चीफ सेक्रेटरी जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं उसकी अध्यक्षता में पारित होकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है। फिर केंद्र सरकार की हाई लेवल एक मीटिंग होती है, उसमें इसको संस्तुति दी जाती है इसकी, और उसके बाद ये स्कीम हमारे प्रदेश में चली रहती है। जी, अगर डॉक्टर राकेश हम इस योजना की बात करें, NFSM की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए इसके जो मुख्य घटक रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इसमें घटक से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे प्रदेश के 12 जिलों में ही चल रही है योजना। तो केंद्र सरकार ये देखती है कहाँ पे किस फसल का पोटेंशियल ज़्यादा है। इस योजना के तहत हम धान, गेहूँ, मक्की और दलहन और पोषक अनाज उगाते हैं। तो भारत सरकार ने हमारे प्रदेश में मंडी और कांगड़ा को धान के लिए चुना है, और गेहूं और मक्की के लिए शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के अन्य सारे 9 जिलों को सम्मिलित किया है। और दलहन के अंतर्गत सभी 12 जिलों में, और पोषक अनाजों के लिए भी सभी 12 जिलों में ही इसको चयनित किया गया है। और बजट लास्ट ईयर 2024-25 में इसमें 800 लाख था, जो कि 25-26 में बढ़ा के 965 लाख रुपए कर दिया गया। आपने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में, संपूर्ण हिमाचल में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के किसान बागवान यदि इस योजना से जुड़ना चाहें, उनको क्या करना होगा? योजना से जुड़ने से पहले मैं बताऊंगा कि इस योजना के अंतर्गत हम क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन और सीड डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट प्रोटेक्शन, और इसके अलावा हमारे बायो फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हमारे फ्लेक्सी कंपोनेंट भी रखे हुए हैं इसमें उप घटक के रूप में। फ्लेक्सी कंपोनेंट में हम देखते हैं किस जिले में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो नीड बेस उसमें फ्लेक्सी कंपोनेंट में हम घटक रखते हैं। तो इसमें हमारे जो 12 जिलों में ये स्कीम हमारी चल रही है, और इसमें इसका ये कार्यान्वयन किया गया हुआ है। और इसका अगर आपने लाभ लेना है तो हमारे प्रदेश में आप हमारे कृषि प्रसार अधिकारी हैं या कृषि विकास अधिकारी आप हर खंड में होते हैं, उनसे आप संपर्क करें और इस योजना का आप इससे लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के तहत हम जो मैंने बात की क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में, तो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में हम 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इनको सहायता देते हैं, और जो क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इसको किसानों को सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त सीड डिस्ट्रीब्यूशन में, बीज के वितरण में, और जो कीटनाशक हैं उनकी खरीद फरोख्त में, बायो फर्टिलाइज़र के लिए या फ्लेक्सी कंपोनेंट में 50% अनुदान किसानों को दिया जाता है। विगत कई वर्षों से राज्य में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कृषि विभाग के द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कितने ऐसे किसान हैं, कितने ऐसे बागवान हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो इस योजना से आज तक लाभान्वित हो चुके होंगे? जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि ये योजना प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 2012-13 से कार्यान्वित की गई है। तो अगर हम देखें तो 12-13 से 2024-25 अब आ गया है, तो अभी तक 13,35,397 फार्मर्स इससे लाभान्वित हुए हैं।
और जिसमें हमारे अनुसूचित जाति, जनरल कैटेगरी के और अनुसूचित जनजाति और इवन महिला किसान भी इसमें शामिल हैं। किसान साथियों, आज हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना क्या है, प्रदेश का किसान बागवान इस योजना से कैसे जुड़ सकता है। हमारे बीच आज इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद है कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश से कृषि अधिकारी डॉक्टर राकेश ढंजल। ये बता रहे हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन 2012 से प्रदेश में किया जा रहा है और लाखों किसानों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश के किसान बागवान अब आपसे ये जानना चाहते हैं, कोई भी योजना चलाई जाती है उसके उद्देश्य पहले सुनिश्चित किए जाते हैं। यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा योजना की बात खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें तो अभी तक प्रदेश में आपकी क्या उपलब्धियां रही है? आपने जिस उद्देश्य से इस योजना को प्रदेश में चलाया था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो अब जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। तो अगर मैं देखूं कि 2012-13 में जो हिमाचल प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन था वो लगभग 1341.33 हज़ार मीट्रिक टन था, और आज की डेट में अगर 2024-25 की बात करें तो ये 1541.33 था, और आज 2024-25 में 1643.35 हज़ार मीट्रिक टन बढ़ के हो गया। तो इसके अलावा हमारे किसान बागवान जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में 2014-15 और 2015-16 और 2017-18 में भारत सरकार की ओर से अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, इस प्रोग्राम को अच्छी तरह चलाने के लिए प्रदेश में तो हमारे को पुरस्कृत भी किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार को। और इसके अंतर्गत 2014-15 में 1 करोड़ रुपए, 2015-16 में 5 करोड़ रुपए और 17-18 में हमारे को 1 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया, जिसे हमारे उस टाइम के तत्कालीन यहाँ के कृषि मंत्री और हमारे अधिकारी जो सेक्रेटरीज उस टाइम थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने भारत सरकार में जाके और प्रधानमंत्री से ये हम पुरस्कार की राशि प्राप्त की है, और इसे ही हम किसानों की बेहतरी के लिए हमने उपयोग किया है ताकि उनकी किसानों की आमदनी भी बढ़े और उनको अच्छा एक रोजगार सा मिल सके। डॉक्टर राकेश, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति बहुत भिन्न है जी। यहाँ पर बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे किसान बागवान खेतीबाड़ी करते हैं। ये जो योजनाएं हैं ये सीमांत किसान तक पहुंच पाए, ये योजनाएं चंबा के पांगी क्षेत्र, लाहौल स्पीति, किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच पाए, इसके लिए कृषि विभाग क्या योजना बनाता है? कैसे इन योजनाओं का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र तक किया जाता है? जैसे आपने बताया, जो दूरस्थ के क्षेत्र हैं, पांगी, भरमौर वगैरह, यहाँ सारी हमारे रीच में है, अंडर डिपार्टमेंट के रीच में है। हमारे पांगी, भरमौर में ऑफिसेज हैं हमारे कृषि विभाग के, और उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर किया जा रहा है। जैसे मैंने इनके उपघटकों की भी बात की, तो फ्लेक्सी कंपोनेंट में हम उसी उपघटक को लेते हैं जो उनकी एरिया बेस्ड, नीड बेस्ड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक शिमला ज़िले में कुछ जो कार्यक्रम चल रहा है वही चंबा में चल रहा है। तो फ्लेक्सी कंपोनेंट जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उस हिसाब से विभाग कार्य करता है, और उनकी आवश्यकताओं को हम प्राथमिकता देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आज हम इस कार्यक्रम में दर्शकों बातचीत कर रहे हैं, किसानों का उत्थान कैसे हो सकता है, किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य उनको कैसे मिल सकता है, और गुणवत्ता युक्त अनाज का उत्पादन हमारे प्रदेश के किसान एवं बागवान कैसे कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना का लाभ प्रदेश के किसान एवं बागवान वर्षों से उठा रहे हैं। प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के किसान एवं बागवानों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। आइए किसान एवं बागवान साथियों, भारत सरकार के कृषि मंत्री आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहले भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ये संदेश सुनते हैं। प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर,
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश आपने सुना। सरकार की मंशा यही है कि कैसे किसानों की आमदनी को हम दोगुना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की ये मंशा है, ये इच्छा है कि किसानों के स्तर को हमने उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है और किसानों की जेब तक पैसा पहुंचे, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो खुद उसको पूरा कर सके। इसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है। डॉक्टर राकेश, किसान बागवान, आपसे जानना चाहते हैं कि पीएम सम्मान निधि योजना आखिर है क्या और ये कब अस्तित्व में आई? मैं बताना चाहूँगा कि ये एक भारत सरकार की योजना है और जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोलते हैं। ये पूरे देश में हर राज्य में, हर गांव में, मतलब अगर कोई किसान है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तो इसके अधीन उसको आर्थिक सहायता भारत सरकार देने की कोशिश कर रही है, जिसके अंतर्गत वो अगर अपनी ज़मीन में कोई उत्पादन करने के लिए कोई अगर उसको बीज, खाद, किसी की चीज़ की ज़रूरत हो, उसमें अगर थोड़ी सी आर्थिक सहायता और अगर उसको कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भी किसी बजट की उपलब्धता की कमी है तो उसमें भी भारत सरकार ने इनको देने की कोशिश की है। तो इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने की केंद्रीय कैबिनेट ने 1 दिसंबर 2018 को ये अपना ये केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसे 24 फरवरी 2019 से जारी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब कि 24 फरवरी 2019 से यह योजना कार्यान्वित है और ये पूरे भारत देश में, ये नहीं कि एक राज्य में, पूरे भारत देश में हर राज्य में, हर गांव में ही अस्तित्व में 24 फरवरी 2019 से आ गई। सारे भारत देश के किसानों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, ये कहना है आपका। इस योजना के मुख्य मापदंड क्या है और ये भी जानना चाहते हैं कि किसानों को कितना पैसा इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। जहाँ तक आपने मापदंड की बात की, तो जब ये योजना शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को, तो उस टाइम भारत सरकार ने इसमें 2 हेक्टेयर भूमि इसका मापदंड रखा था। मैक्सिमम जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होगी उसको इस योजना के तहत लाया जाएगा। लेकिन बाद में जून 2019 में ये बदल दिया गया नियम और इसमें सभी प्रकार के किसानों को शामिल कर लिया, चाहे उनकी कितनी भी ज़मीन हो, तो वो इनमें शामिल कर लिया। जहाँ तक आपने इसमें बजट की बात की, कितना प्रोत्साहन राशि या कितनी आर्थिक सहायता भारत सरकार किसानों को दे रही है, तो इसमें भारत सरकार 6,000 रुपये एक साल में हर किसान को देने का लक्ष्य रखा है। तो 6,000 को भारत सरकार हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त डालती है। तो आप अगर अप्रैल से शुरू करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद 2,000 रुपये, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिर 2,000 रुपये, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 2,000 रुपये। तो कुल मिला के 6,000 रुपये भारत सरकार हर किसान को इसमें, और ये भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ही रकम पूरी आ जाएगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें आर्थिक सहायता वो दे रही है। तात्पर्य ये भी हुआ कि केंद्र से जो पैसा चल रहा है वो सीधा
किसान की जेब में जाए, बीच में किसी के भी पास उसका कोई भी अधिकार ना हो। इसके तहत ये काम हो रहा है। आपने बताया ये योजना सारे देशवासियों के लिए है। हम जानना चाहते हैं इसकी पात्रता क्या रहती है। इसमें पात्रता की जहाँ तक बात की, इसमें जैसे मैंने बताया कि अब पहले तो लैंड का इन्होंने एक मापदंड रखा था, अब तो वो भी हटा दिया। तो आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए, बस ये मापदंड है। हाँ, अगर आप सरकारी नौकर हैं और आप एमपी हैं या भूतपूर्व एमपी हैं कोई, या भूतपूर्व मंत्री हैं, या करंट में मंत्री हैं, या प्रभुत्वशाली लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, या कमिश्नर्स हैं, या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जहाँ तक आपने बात की, अगर मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जिनकी 10,000 से ऊपर पेंशन है अगर, तो वो भी इसके पात्र नहीं हैं। और 10,000 से अगर कम है तो वो इसके पात्र हैं। और अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो आप इसके पात्र नहीं हैं। अगर रिटर्न नहीं दाखिल किया तो आप इस योजना के पात्र हैं। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो हमारे फार्मर्स हैं वो इसमें इसके योजना के पात्र हैं। डॉक्टर राकेश, कई बार ऐसा रहता है कि प्रदेश के जो किसान है वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, 4th क्लास की कोई भी छोटी सी नौकरी कर रहा है, और उनके पास खेत भी है, ज़मीन भी है, वो ज़मीन में खेती भी कर रहे हैं। तो क्या वो अधिकारी है इस योजना का लाभ लेने के लिए? उनका अधिकार है। अगर बाय द वे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको अगर क्लास 1, क्लास 2 उच्च अधिकारी हैं तब आप इसके दायरे में नहीं आएंगे। अगर आप क्लास 4 हैं या ग्रुप डी के कोई कर्मचारी हैं या मल्टीटास्क वर्कर हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग किसी लाभ को लेने के लिए रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भी कर देते हैं, गलत दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो इस बात को कैसे सुनिश्चित बनाया जाता है? जहाँ तक गलत दस्तावेज की बात है तो ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें भारत सरकार बहुत पोलाइटली बिहेव करती है हर अपने नागरिक के साथ। तो कोशिश यही होती है कि कोई गलत ना करे। अगर बाई दी वे कोई गलत करता है और उसके खाते में पैसा आ जाता है और उसने गलत रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको भारत सरकार को ये पैसे वापस करने होते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे विधि का प्रावधान है, जो हमारे लॉ हैं, उसके अधीन उनमें कार्रवाई होती है। इतनी सख्त तो नहीं कहें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है संज्ञान में। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, एक बिलासपुर का केस आपको बताना चाहूँगा। एक वकील थे, उनके खाते में पैसा आ गया था तो उन्होंने हमारे को डायरेक्टरेट निदेशालय को 6,000 रुपये का चेक काट के वापस किया कि हमारे को पता नहीं था, इसलिए गलती से हमारे पास आ गया, तो इसको आप वापस कर दें। तो हमने उच्च माध्यम से भारत सरकार को जो वापस किया। डॉक्टर राकेश, ये बहुत बढ़िया उदाहरण डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का डॉक्टर राकेश ने प्रस्तुत किया है। किसान साथियों, यदि आपको वास्तव में लाभ चाहिए, मिल रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम किसी दूसरे के अधिकार को छीनना चाहते हैं, ये बात कतई ठीक नहीं है। वास्तव में जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए उस तक पहुंचाने के लिए समाज के और लोगों को भी, किसानों का, बागवानों का साथ देना चाहिए। डॉक्टर राकेश, बहुत से ऐसे किसान है, बागवान है, या ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं। आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जमीनें लोगों के पास नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो गरीब दूसरे की भूमि पर कार्य कर रहा है वो भी पात्र बन सकता है। नहीं, अभी इस योजना के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी तो इसमें अगर आपके पास लैंड है, आपकी ज़मीन है और आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम है, अभी उन्हीं के लिए ये इस योजना है। अगर आप किसी और के खेत में काम कर रहे हैं तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तौर पर विभाजन किया गया है संपूर्ण भारत का। ये जो आपने राशि बताई, ये शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में एक समान रहती है? बिल्कुल।
जहाँ तक आपने अभी पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ये राशि समान होगी, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में अगर आपकी जो लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, उसमें कृषि काश्ती हो रही है, तब तो आप इसके पात्र हैं। अगर उसमें आपको जो आपके शहर में व्यावसायिक उसको कर रहे हैं, कमर्शियल उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस स्थिति में वो उसके पात्र नहीं है। और अगर गांव में आप खेती वगैरह कर रहे हैं तो आप इसके पात्र हैं। और शहर में भी अगर आपके पास लैंड है और उसमें आप खेती कर रहे हैं तब भी आप इसके पात्र हैं। हमारे किसान बागवान इस किश्त का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते रहते हैं और शायद जहाँ तक मुझे ज्ञान है कल ये किश्त हमारे किसान बागवानों तक पहुँचने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे किसान एवं बागवानों को इस विषय के लिए? मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ऑनलाइन रिफ़ंड की भी इसमें व्यवस्था है। अगर आपके पास गलती से पैसा आ जाता है, आपने गलत कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया और आपके खाते में आ गया, तो आप ऑनलाइन भी इसको वापस कर सकते हैं। और अगर आपके पास राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज है, आप खेतीबाड़ी भी कर रहे हो और आप सक्षम हैं अपने आप में, तो आप वॉलंटियरली इसको सरेंडर भी कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 6,000 रुपये मेरे को नहीं चाहिए, मैं समृद्ध हूँ। तो तब भारत सरकार इस योजना को और गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और पीएम किसान की अगर आप बात की, अगर आप इसके पात्र हैं, पीएम किसान योजना का आपको लाभ मिल रहा है, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में भी बैंक में बहुत आसानी रहती है। और उसके लिए एक फार्म आपको भरना पड़ता है, आपको बैंक में जाके एक फार्म बस भरना पड़ता है और उससे ही आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको लोन की फैसिलिटीज़ है, वो भी अगर आपका पीएम किसान के अंतर्गत आते हो तो उसमें आपको सहूलियत मिलती है। डॉक्टर राकेश, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे को प्रदान की। दर्शकों, डीडी हिमाचल आपके लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषि एवं बागवानी के विभिन्न विषयों को लेकर आता है। हमारे डीडी हिमाचल को आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। हम उपलब्ध रहते हैं फेसबुक के माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी आप हमें देख सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप हमें पा सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। और इन कार्यक्रमों से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। डॉक्टर राकेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका आभार, शुक्रिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश से बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने जितना आपको ज्ञान इस कार्यक्रम से हुआ, यदि आप इस ज्ञान को किसी दूसरे गरीब किसान तक पहुंचाते हैं और अधिक किसान इससे लाभान्वित होते हैं, तो हम अपने कार्यक्रम की सफलता समझेंगे। कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा दें। नमस्कार।